नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वन एग्ज़ाम पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज संस्कृत का सिलेबस हम बताएंगे कि सुपर टेट हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हिंदी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में कारक से संबंधित संधि, समास, अनुवाद, रूप, संस्कृत साहित्य, इन सब से प्रश्न आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ होते हैं, टॉपिक होते हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। और सुपर टेट, अब तो टेट की परीक्षा समाप्त हो गई, सुपर टेट की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को ये बहुत उपयोगी होगा। आज हम सिलेबस की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से किस किस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले संस्कृत आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। शुरू से 0 लेवल से आपको अच्छे से बताया जाएगा, जैसे कि परीक्षाओं में प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं। इनमें पहला टॉपिक होगा वर्णमाला। अगर आप वर्णमाला पढ़ लेंगे, जिसकी जड़ होती है माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र को आपको पढ़ना, बोलना सब कुछ सिखाया जाएगा अच्छे से। माहेश्वर सूत्र की जब व्याख्या हम कर लेंगे तो उन्हीं की सहायता से हम प्रत्याहार भी बनाना सीख जाएंगे। जो संस्कृत में 42 प्रत्याहार होते हैं, उन्हें हम आसानी से बनाना सीख जाएंगे। और जब प्रत्याहार बना लेंगे तो वर्णों के भेद का अंतर भी जान जाएंगे कि स्वर क्या हैं और व्यंजन। संस्कृत में स्वर कितने हैं, व्यंजन। हिंदी और संस्कृत के स्वर और व्यंजनों में थोड़ा सा अंतर है, जो हिंदी में भी सहायता करेगा। वर्णों का उच्चारण स्थान, कि वर्णों के उच्चारण स्थान पाणिनि ने कितने बताए हैं या कितना होता है। किन वर्णों का उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है। वर्णों का प्रयत्न 2 होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न जैसे, और बाह्य प्रयत्न, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। इसकी भी चर्चा करेंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनसे एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएंगे। फिर दूसरा, व्याकरण शास्त्र के प्रमुख संज्ञाएं। अभी परीक्षा हुई टेट की, उनमें पूछा गया था निष्ठा संज्ञा क्या है। देखिए, हिंदी की संज्ञा दूसरी होती है और संस्कृत की संज्ञाओं का नाम दूसरा होता है। संस्कृत में जो कार्य हो रहा है उसको एक नाम से जाना जाता है। पहले ही आज पाणिनि जी ने बता दिया है कि इसका ये नाम होगा, इसका ये नाम होगा, तो उनको संज्ञा के नाम से कहा गया है। जैसे वृद्धि संज्ञा किसे कहेंगे, या वृद्धि संज्ञा वर्ण कौन से होते हैं। गुण संज्ञा का सूत्र क्या है, गुण संधि और संज्ञा में दोनों में अंतर होता है। संयोग संज्ञा क्या है, इन ऐसे बहुत सारी संज्ञाएं हैं। प्रगृह संज्ञा क्या है, अनुनासिक संज्ञा क्या है, सवर्ण संज्ञा क्या है, प्रत्यय संज्ञा क्या है। तो इन सब जो ये बहुत प्रमुख संज्ञाएं हैं या परिभाषाएं हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं, सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, इस पर बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। देखिए, उन्हीं बिंदुओं को यहाँ पर लिखा गया, उन्हीं टॉपिक को लिखा गया जो परीक्षा में अधिकतर दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी, सुपर टेट के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, सब में उपयोगी हो, उन्हीं को लिया गया है। बाकी और जो अन्य हैं उनको भी पढ़ेंगे। देखिए, संधि है, हिंदी की संधि अलग होती है, वो हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। समास, हिंदी में समास दूसरी तरीके से होता है, उसको हम पढ़ेंगे। कारक है, कारक जैसे कि संस्कृत में कारक कितने हैं, हिंदी में कारक कितने हैं। जब कारक पढ़ेंगे तो समझ, जैसे संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, 6 कारक होते हैं। किसको कारक नहीं माना गया है और किसको माना गया है। प्रत्यय संस्कृत के प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो इनमें 3 तरह के प्रत्यय आते हैं, जैसे कृत हैं, तद्धित हैं और स्त्री प्रत्यय हैं। हिंदी और संस्कृत से थोड़ा अंतर है, क्योंकि हिंदी में विदेशी शब्द भी आ जाते हैं बनने में। और स्त्री प्रत्यय और ये इन प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन, देखिए वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, सभी जानते होंगे। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसे प्रश्न बनता है कि किस वाक्य का भाववाच्य नहीं बनता है, तो जैसे अगर आप कोशिश भी कर सकते हैं, किस वाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में नहीं होता है, तो कर्तृवाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में होता है, किंतु कर्मवाच्य का परिवर्तन भाववाच्य में नहीं होता है। या कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन, कर्मवाच्य का कर्तृवाच्य में परिवर्तन, और या
कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन, तो इसको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अनुवाद एकदम शून्य स्तर से आपसे सब प्रयास कि आप भी प्रयास करेंगे अनुवाद करने का, पर इससे तो 1-2 प्रश्न बनते ही हैं। संस्कृत सुपरटेट जो 10 नंबर की संस्कृत होती है सुपरटेट में, और 20 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर की जो अंग्रेजी भाषा से प्रश्न मिलते हैं। तो ये आपके 40 प्रश्न तो किससे होंगे, लैंग्वेज से होंगे, भाषा से होंगे, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत इसको पढ़ना है। तो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, तो उसका हम 2 भाग तो कवर कर लेंगे। हिंदी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, और संस्कृत, तो आज संस्कृत के सिलेबस पे चर्चा हो रही है। फिर आगे देखेंगे, देखिए संधियों में जैसे संधि के प्रकार कितने हैं, तो 3 भेद होते हैं। उनके प्रभेदों में जैसे स्वर है, स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, और विसर्ग संधि है। तो जब हम पहला चैप्टर वर्णमाला पढ़ लेंगे, स्वर और व्यंजन पढ़ लेंगे, प्रत्याहार बनाना जान जाएंगे, तब तो फिर हमें संधि करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और समास, संस्कृत में समास की संख्या कितनी होती है, 5 होती है या 6 होती है या 4 होती है, या किसने कितना माना है, किसके अनुसार क्या सही है। तो ये संख्यात्मक जो होता है इसे भी क्लियर करते चलेंगे। कारक में जो विभक्तियां हैं, कारक और विभक्ति में अंतर क्या होता है, और जो प्रमुख सूत्र हैं, ये यूपी, टीजीटी और पीजीटी के हिंदी के सिलेबस में कारक से प्रश्न बनते हैं, संधि से प्रश्न आए हैं। जैसे इस बार पूछा था कि गुरुवे में कौन सी संधि है, गुरुवे, आपने रूप तो पढ़ा होगा, गुरु का रूप है चतुर्थी में, तो गुरुवे में जब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे शब्द पूछे गए हैं। तो संधि जब हम गहराई से पढ़ लेंगे, छोटे स्तर से बड़े स्तर तक की ओर बढ़ेंगे, तो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कि ये है, संस्कृत साहित्य के प्रमुख साहित्यकार जो कवि हैं या लेखक हैं, संस्कृत साहित्य के जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रमुख हैं, जैसे कालिदास हो गए, इनके बारे में परिचय, भास हो गए, वाल्मीकि हो गए, और भवभूति हैं, भारवी हैं इत्यादि कवियों के सामान्य परिचय का जब अध्ययन कर लेंगे, तो उनसे बनने वाले जो प्रश्न होंगे उनको भी हल करेंगे, तो हमें और आसान हो जाएगा। तब आपको संस्कृत कठिन नहीं लगे। देखिए संस्कृत हमारी प्रचलित भाषा है, जो शुरू से, प्रारंभ से, जब से भाषा का विकास हुआ, ये सभी भाषाओं की जननी है। तो आपको ये धारणा रखते हुए कि हमें संस्कृत बोझ दे करके नहीं, बल्कि आनंद पूर्वक पढ़ना चाहिए संस्कृत को, और इसका बढ़ावा भी करना चाहिए, प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शब्द एवं धातु रूप, देखिए इससे भी प्रश्न बहुत बनते हैं। शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए वैसे महत्वपूर्ण तो सभी टॉपिक हैं, सबको पढ़ना अनिवार्य है। तो शब्द और धातु रूप, जब आप शब्द और धातु रूप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको अनुवाद में बड़ी सहायता मिलेगी। और अनुवाद में शब्द और धातु ही नहीं, कारक का बहुत विशेष महत्व होता है, और इनका भी बहुत, संधि तो शब्द का निर्माण करती है और समास भी शब्द का निर्माण करते हैं। तो अच्छे शब्दों के प्रयोग के लिए अनुवाद, पहले तो हम शुरू में छोटे छोटे शब्दों का अनुवाद सीखेंगे, फिर बड़े शब्दों का। तो जिस तरह आपकी परीक्षा में होते हैं, कम समय में कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। बस ऐसे बने रहेंगे आप हमारे चैनल पे, तो आपको क्रम से सभी वीडियो मिलेंगी और समझ में भी आएगा और आपको बहुत सहायता मिलेगी। और संस्कृत विषय में और अन्य टॉपिक जैसे संस्कृत की संख्याएं हैं, इनसे चाहे टेट और सुपर टेट में तो 1-2 प्रश्न जरूर ही आते हैं, 2 नहीं तो 1 तो जरूर ही आएंगे। तो एक आप बस एक दिन में आप समझ जाएंगे संख्याएं कि कहाँ संख्याओं की, जैसे कि 16 संख्या या 69 हो गई या 89 हो गई, उनका क्या संस्कृत में क्या होता है, या जैसे कि 19 होती है, उनको हम संस्कृत में क्या कहेंगे। गद्यांश और पद्यांश आते हैं, और भी अन्य तथ्य हैं
जो भी हैं, जैसे सूक्तियाँ हैं, बहुत सारे महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, गद्य काव्य हैं, सबकी सूक्तियाँ मिश्रित करके किसी एक का पूछ लेता है कि किसके बारे में कहा गया है या कहाँ कहा गया है। तो इन सब की चर्चा या इन सब को हम अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे बस आज सिलेबस के बारे में इतनी चर्चा हुई है, बाकी आगे आपको क्रम से सब कुछ मिलता रहेगा। बस बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।